ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं टोटल? 5। क्या क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात और गेल-लुस्सैक का नियम। गे में यह नहीं आएगा, ठीक है। गैसीय आयतनों का नियम है और आवोगाद्रो का नियम है, ठीक है। हिंदी में देख लेना, किसी के पास हिंदी बुक है देख लेना, ठीक है। इन नियमों के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये तुमको नियम का जो वैलिडिटी है कि ये नियम सही है गलत है ये पता नहीं चलेगा, समझे। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन होगा आपकी बंद निकाय होगा, क्लोज सिस्टम होगा। जो भी चीज़ होना है सारे के लिए क्या चाहिए हमको? क्लोज सिस्टम चाहिए, बंद निकाय चाहिए, जिससे क्या हो, गैसेस आर पार ना हो, पार्टिकल्स आर पार ना हो। पहला लॉ पढ़े थे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी की रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में, चेंज में, ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंज में, ठीक है। फिजिकल चेंज किसको किसको कहते हैं? जैसे सॉलिड का लिक्विड बन जाना, लिक्विड का गैस बन जाना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर क्या बन जाना? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना, ठीक है। तो किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में जो मास है, टोटल मास बिफोर रिएक्शन और एक्टिविटी, ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन और एक्टिविटी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यानी कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही मास क्या किया जा सकता है? द्रव्यमान बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रिएक्शन से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान जो होगा, मास का जो कुल मास जो होगा कुल क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। रिएक्शन से पहले जितना था और रिएक्शन के बाद दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसी के आधार पर हम लोग H2O का किए थे, पानी का 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बना था? 36 ग्राम H2O। इसको हम लोग वैलिडिटी क्या किए थे? निकाले थे किससे? इसी से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? एक H2O बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा तो क्या बनेगा? 2 H2O मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये अगर 2 मोल होगा और ये 1 मोल होगा तो ये कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। तो इसका 2 मोल का वजन है 4 ग्राम, इसके 1 मोल का वजन है 32 ग्राम, इसके 2 मोल का वजन कितना होता है? 36 ग्राम। इस तरह से हम लोग देख लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? वैलिड है किसी केमिकल रिएक्शन को होने में, बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये क्वेश्चन था सोचने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़े थे, ये भी मास के आधार पर था, द्रव्यमान के आधार पर था, कि द्रव्यमान का आयतन किसी भी यौगिक में जो है द्रव्यमान का आयतन क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। किसी भी यौगिक में द्रव्यमान का आयतन क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान अनुपात सदैव एक निश्चित होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उसका जो द्रव्यमान होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, उसका अनुपात क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्या? 3:8। उसी तरह हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पानी में क्या रहेगा? 1:8। ये द्रव्यमान के हिसाब से हमेशा क्या रहेगा? किसी भी यौगिक में कांस्टेंट रहेगा। इसको ही कहते हैं स्थिर अनुपात, डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लिख चुके होगे तुम लोग। इसके बेस पे था कि वाटर मॉलिक्यूल H2O फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी तुम H2O का मॉलिक्यूल उठाओगे, फ्रॉम एनी सोर्स मतलब बर्फ से H2O का मॉलिक्यूल उठाओ या गैस से मॉलिक्यूल का उठाओ या फिर पानी से उठाओ, ठीक है। उसमें जो मास रेशियो रहेगा किसका किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 1:8। क्या रहेगा? अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम रहेगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम रहेगा? 8 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम रहेगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम रहेगा? 16 ग्राम, ठीक है। वैसे ही बोला है 9 ग्राम अगर पानी लेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसी को कहते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन, समझे, स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात, ठीक है। निश्चित अनुपात या फिर स्थिर अनुपात, ठीक है। स्थिर अनुपात लिखा हुआ है, डेफिनिट का इंग्लिश हिंदी निश्चित भी होता है, ठीक है। वही बोला है पानी का हमेशा अनुपात क्या होगा? 1:8। किसका किसका? अलग अलग तत्व का, समझे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सेम बात हो गया। ये लिखना है तुम लोग को, लिख लो इसको फटाफट, ठीक है। दूसरा तुम लोग निकाल लो किसका? एक निकाल के दिखाओ, यहीं पे हम लिख देता हूँ वो किसका होगा। SO2 का निकालो। सल्फर डाइऑक्साइड में निकालो किसका किसका तत्व का अनुपात? S और O का। सल्फर डाइऑक्साइड में निकालो।
ठीक है। H2O का तो लिखा हुआ है और पीछे कार्बन डाइऑक्साइड बाकी की भी किए थे। अब तुम लोग किसका निकालो, SO2 का। आवाज मेरा सर्दी लगा हुआ है, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। देखो फिर से निकाल के देखो। सल्फर का कितना मास होगा, ये सब लिख लिए तुम लोग, ये सब लिख लिए। दो सल्फर को देखो यहाँ पे, सल्फर का मास हो गया 32, एक है तो 1 × 32। ऑक्सीजन कितना है, 2 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 32/32 हो जाएगा 1:1। समझे क्या हो जाएगा, 1:1। यानी कि जितना सल्फर का मास रहेगा उतना ही ऑक्सीजन का भी मास रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कुछ, जितना वजन सल्फर का रहेगा उतना ही ऑक्सीजन का भी रहेगा, समझ में आ रही बात। इसको करने के बाद हम लोग एटम में जाएंगे, एटम्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद होगा तो थोड़ा उधर घूम लेंगे कार्बन वार्बन की तरफ, इनऑर्गेनिक में। मैंने कि चैप्टर सबको इस तरह मिक्स कर लेंगे, एक हार्ड एक इजी, एक हार्ड एक इजी। एक में बहुत ज़्यादा समझने वाला चीज़ रहेगा, एक बहुत ज़्यादा याद करने वाला चीज़ रहेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जितना भी चैप्टर्स रहेगा वो ज़्यादातर याद करने वाला चीज़ है, समझने वाला भी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ों को याद रखना पड़ेगा तुमको, समझे। ऐसे 11th में तो ऑर्गेनिक कम है, ऑर्गेनिक को हम सोच रहे हैं लास्ट में करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक 11th का लास्ट में करके सीधा 12th का ऑर्गेनिक एक साथ कर लेंगे 12th में स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे ये लोग का 12th को अभी पढ़ा रहे हैं तो ऑर्गेनिक 6 महीना पहले कराए हैं, अभी फिर ऑर्गेनिक करा रहे हैं। पिछला वाला सारा भूल गया है, फिर नया वाला करा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उन लोगों को पिछला वाला चैप्टर्स का वो भेजे, PDF भेजे बना के कि उसको थोड़ा पढ़ के आओ। लिख लिए तुम लोग, बात समझ में आया, क्या बात कह रहा है कि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक, ठीक है, उसमें जो तत्व है उन तत्वों का जो अनुपात होगा किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा और स्थिर होगा, मतलब समान होगा, ठीक है। चलो एक इसमें कर लो, तुम लोग कह रहे थे कि सर 3 रहता तो H2SO4, इसमें करो तो इसका करो, 3 है तो इसमें निकालो किसका, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, निकालो तीनों का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। ठीक है। ये पीछे बैकग्राउंड हम ब्लैक ही कर देते हैं, क्या होगा, नहीं वाइट थोड़ा सा है कि ठीक है। ये निकाले तुम लोग, कोई बच्चा, हो गया। कितना हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है, मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। सल्फर कितना है, 1 है, कितना मास होगा एक सल्फर का, 32 होगा। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो कितना मास होगा, 16 × 4 64। कटेगा तो क्या होगा, 2 से कटेगा बस, 1:16:32।
समझ में आई बात? किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। इस पे आप सोचो, अगला में लिख लिए तुम लोग? किसका किसका लिखना बाकी है? सब लिख लिए? जल्दी करो। लिख लिए? हो गया? अब इसमें सोचो तुम लोग, क्या कह रहा है, हाउ कैन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हेल्प। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हम लोग को किस तरह का हेल्प करता है, आइडेंटिफाई ए कंपाउंड एज जेन्युइन और इम्प्योर। मतलब क्या कह रहा है कि कोई कंपाउंड यौगिक है, ठीक है, वो जेन्युइन है या इम्प्योर है, मतलब कि सही है या कि उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला हुआ है, ये कैसे हमें हेल्प करता है जानने में। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, नियत अनुपात, नियत नहीं था, क्या था, स्थिर, और निश्चित हो सकता है, नियत भी हो सकता है, डेफिनिट का हिंदी है। ठीक है, अनुपात का नियम किसी यौगिक के शुद्ध या अशुद्ध पहचानने में कैसे मदद करता है। ठीक है, बताओ, सोचो। यहाँ पे ये भी दे दिया है, थिंक अबाउट फिक्स्ड मास रेशियो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, थिंक अबाउट फिक्स्ड मास रेशियो। ठीक है, क्लास 12 में एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें जैसे आयरन के बारे में दिया हुआ है, क्या आयरन ऑक्साइड, तो ये आयरन ऑक्साइड हुआ, लेकिन उसमें इस तरह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रहेगा, Fe0.95 ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, इस तरह दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही बात पूछा है कि कोई यौगिक शुद्ध है या अशुद्ध है पहचानने में कैसे मदद करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो 0.95 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या एक ही में होता है, सब में एक साथ नहीं होता है। ये जो इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ब्लैक एक साथ नहीं होता पूरा में। ठीक है, फेरस कितना है, 0.95 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में फेरस का ऑक्साइड क्या क्या होता है, Fe होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, ये तो नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन इस तरह लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि इसमें कुछ कुछ क्या है, इम्प्योरिटी है। क्या है, इम्प्योर है, अशुद्धता है, समझे। या फिर जैसे कि मान लेते हैं 90% ये मिल के बना है और 10% कौन मिला है, ये मिला है, तो इन दोनों का मेल से बनेगा तो कुछ अलग ही प्रोपोर्शन आएगा। तो इसका मतलब क्या बताता है कि ये कंपाउंड क्या है, अशुद्ध है, समझे, शुद्ध रूप से नहीं है, एक ही तरह का नहीं है, समझे, एक ही तरह का नहीं है, मिक्सचर है, समझे। ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया एक तरह का। ठीक है, किसका किसका मिक्सचर है, FeO का और Fe2O3 का, FeO फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है ये, समझ में आई बात। डेफिनिट प्रोपोर्शन हम लोग को ये बात समझने में हेल्प करता है कि अगर कोई कंपाउंड क्या है इस तरह से नहीं है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं है, तो वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। क्या होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है, ये लिखना है तुम लोग को। ये सोचने वाली बात है, ये सब क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है कि सोचो कैसे होगा ये। जब कोई चीज़ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, पूरे प्रोपोर्शन में नहीं है मास, इसका मतलब क्या, उसमें कुछ अशुद्धता मिला हुआ है, समझे। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पूरी तरह से प्योर नहीं है तो क्या है, उसमें कुछ अशुद्धता मिला हुआ है। ठीक है, कोई और कंपाउंड आगे क्या मिला लिया होगा, उसके साथ कुछ बना लिया होगा बॉन्ड। क्लास 12 में आओगे तो इस तरह का इम्प्योरिटीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, पहला चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है,
पहला चैप्टर है वहाँ पे शायद सॉलिड स्टेट जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ये सब है, उसी में ये आता है क्वेश्चन। इम्प्योरिटीज देख के इम्प्योरिटीज देखेंगे, इसमें फिर निकालने भी देगा कि ये बताओ कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है। ये तो मैं से गेस करके लिख दिया, अंदाजे लिख दिया, ठीक है। उसमें क्या देगा, इम्प्योरिटीज देगा, बताओ ये इम्प्योरिटीज कितना है, वो कितना है, निकालने देगा। वो उसका एक मैथ्स होता है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो फिर तुम लोग क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे कि इतना कॉम्प्लिकेट मैथ ला के दे दिया हम लोग को, ठीक है। धीरे धीरे तैयार होते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। आगे लिख लिए तुम लोग, एक एक लाइन था, एक एक वर्ड मत देखा करो, पहले पूरा सेंटेंस को पढ़ लिया करो। नियत अनुपात का नियम किसी यौगिक को शुद्ध या अशुद्ध पहचानने में कैसे मदद करता है। फिर से लिखो, नियत अनुपात का नियम किसी यौगिक को शुद्ध या अशुद्ध पहचानने में कैसे मदद करता है। तो इससे क्या होगा, मेमोराइजेशन पावर भी होगा कि हम एक लाइन को कितना जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दो अशुद्ध, mixture of FeO and Fe2O3। मिक्सचर है, समझे, मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है, FeO का और Fe2O3 का मिश्रण है, ठीक है। एटम पढ़ लेंगे ना, उसका हम लोग को बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एटम्स को जब पढ़ लेंगे। क्या हो गया, क्या है, बोलो। ये क्या बताए, ये बताए थे कि ये जो इस तरह लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसमें 90% ये मिला हुआ है और 10% ये मिला हुआ है, समझ लो, समझे। तो इस तरह का यहाँ पे क्या आएगा, रैंडम नंबर आएगा, समझे, उसी का मिक्सचर से। एग्जैक्टली 90 और 10 नहीं होगा, हो सकता है 92 हो, 8 हो, परसेंटेज इस तरह। ये क्या है, जैसे मिक्सचर ऑफ क्या है, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, इसीलिए इसमें जो आया है क्या है, 0.95 आया है, ठीक है। और FeO का हम लोग निकालेंगे तो अलग क्या आएगा, रेशियो आएगा, Fe2O3 का भी अलग रेशियो आएगा, इसका रेशियो अलग आएगा, समझ में आई बात। तो इसी से पता चलेगा कि ये क्या है, अशुद्ध है, समझे। नेक्स्ट चलो, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, सिंपली एक से ज़्यादा, यहाँ गुना का मतलब नहीं, एक से ज़्यादा, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। अगर संयोगित मतलब मिलकर, ठीक है, जुड़कर एक दूसरे से, ठीक है, वर्ड सही है, ठीक है। संयोगित मतलब मिलना, मिलकर, जुड़कर, समझे, ये वर्ड है, हिंदी वर्ड है उसके लिए, ठीक है। ये वर्ड आया है योग से, समझे, यौगिक भी जो वर्ड आया है किससे, योग से, योग मतलब जुड़ना, ठीक है। यहाँ जाओ, टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, किसमें, मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज़्यादा बनाने में, एक से ज़्यादा यौगिक बनाने में। जैसे कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, दो तत्व है, ये एक से ज़्यादा कंपाउंड यानी यौगिक बना रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनो मतलब एक, मोनो ऑक्साइड अलग से लिख सकते हैं, ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, समझ में आई बात। तो वही बात बोला है, अगर दो तत्व मिलकर संयोगित होकर क्या करें, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों का अनुपात में होता है। क्या अर्थ है इसका, बाद में जो लिखा है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों में होता है, ठीक है।
जैसे इसके साथ कितना कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, एक, तो मास कितना होगा एक ऑक्सीजन का 16, इसमें कितना जुड़ा है 2, कितना होगा मास 32। तो इन दोनों का क्या होगा अनुपात, क्या होगा 1:2। इसी तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आया कि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, पूर्णांक में आएगा, हमेशा किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा, ठीक है। ये पहले लिख लो, एग्जाम्पल उस पार भी है, ठीक है। कौन सा कलर है ये, कार्बन का परमाणु संख्या द्रव्यमान 12 होता है। 14 वाला भी कार्बन होता है, 14 वाला नहीं, जनरली अगर पढ़ते हैं तो वो 12 वाला, कार्बन 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का मास नंबर 12, द्रव्यमान संख्या 12, उसी को जनरली पढ़ते हैं अगर पढ़ते हैं तो। कार्बन 14 भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया। बोल रहा है कि कोई भी जो कंपाउंड है, दो एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहते हैं जो एक ही तरह का एटम हो जिसमें, समझे, एलिमेंट जिसमें एक ही तरह का सिर्फ क्या हो एटम हो। दो एलिमेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जब एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा तब एक के साथ जो दूसरा कंपाउंड मिला है अलग अलग प्रोपोर्शन में, उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, पूर्णांक में होगा, ठीक है। लिख लिए, एग्जाम्पल उस पार लिखेंगे, इस बार बात समझ में आ रहा है कुछ। ब्लैक कलर में वाइट ही ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। तुम लोग अगर कोई कोई वीडियो देखते हो गलती से भी तो उसमें से क्या करो, फीडबैक दिया करोगे, सर इस तरह से जो है वो थोड़ा कम नज़र आता है या आवाज़ नहीं सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। लिख चुके हो ना सब, जल्दी करो। जैसे एक एग्जांपल क्या है, H2O2 भी है, H2O है ना पानी, H2O क्या है पानी, एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O2, ठीक है। ये भी उसी का एग्जांपल है। NO2 का एग्जांपल भी होगा N2O5, NO2 और N2O5, ये सारा किसका एग्जांपल होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, समझे कि दो ही एलिमेंट है, वही दोनों आपस में क्या बना रहा है, यौगिक बना रहा है, लेकिन एक से अधिक तरह का यौगिक बना रहा है। दो एलिमेंट है, एक से अधिक तरह का यौगिक बनाना है। जैसे H2O पानी है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2, N2O5 भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नहीं हुआ अभी तक। क्या हो गया, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, तुम लोग ये बात ध्यान देना थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका जो लॉजिक है उसको यूज करेगा, ठीक है। जैसे रिवर्स में बोल देगा, बोलेगा कि दो एलिमेंट है, सेम दो एलिमेंट से क्या बना है, दो यौगिक बना है, उसके जो अलग अलग हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो क्या है अनुपात है 1:2 है, कंपाउंड्स बताओ, रिवर्स में बताएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो H2O2 का एग्जांपल लिए, ठीक है। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। दो एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? एक पहला वाटर H2O, ठीक है, जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन का 16 ग्राम किससे बना रहा है? ऑक्सीजन से। दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको कहें हम H2O2। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ बना रहा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का रेशियो देखो, इसमें कितना था ऑक्सीजन का रेशियो? 16, इसमें 32। 16 और 32 का रेशियो कितना आएगा? 1/2। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, समझे? कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे आया उसी तरह, ठीक है। लिखो इसको। हाँ। हम्म। जैसे इसमें क्या लेना है? दूसरा कंपाउंड। मैं दे देता, देखो इसमें मेन कंपाउंड कौन है? H2। H2 दोनों में क्या है? सेम है। दूसरा कंपाउंड कौन 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 अलग है? O2। O अलग है, O अलग है। इसमें इसमें क्या है? O की जगह O2 है। तो जो कंपाउंड जो एलिमेंट अलग है, रेशियो जिसका अलग हो रहा है, उसी का क्या लेंगे? मास का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। उसी के मास का रेशियो लेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात? जो एलिमेंट अलग बिहेव कर रहा है, अलग नजर आ रहा है, उसी के मास का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। उसी के द्रव्यमान का रेशियो लेंगे। तुम लोग को बात समझ में आ गया है? चलो, तुम लोग को समझ में आ गया तो इसका बनाओ। हाँ, ये उतारो, ये उतारे नहीं हो। SO2 और SO3 का SO2 और SO3 का में ऑक्सीजन का अनुपात निकालो। वही निकालना है ना, ऑक्सीजन का ही ना। निकालो इसमें। हाँ, 2:3 होगा। ऐसे डायरेक्ट ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो ऑक्सीजन 2 है, उसमें कितना है? 3 है, तो 2:3। क्योंकि मास तो ऑक्सीजन का दोनों जगह बराबर ही होगा। 2 से गुना करके भाग दें या ना भाग दें, बात बराबर है, ठीक है। किसका? हाँ, अगर सल्फर अलग होगा तो सल्फर का लेंगे तब। हाँ, जिसका अलग रहेगा वही को लेंगे, ठीक है। लिख लिए तुम लोग? बात समझ में आ गई? मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसका रेशियो लेते हैं? जो एलिमेंट अलग बिहेव करता है, ठीक है, जो एलिमेंट अलग बिहेव कर रहा है उसका रेशियो लेते हैं, ठीक है। और डेफिनिट प्रोपोर्शन में किसका रेशियो लेते हैं? दोनों का। जैसे SO2 का निकालेंगे तो S का और O2 का, इन दोनों के मास का रेशियो लेते हैं, ठीक है। SO3 में लेंगे तो S का और O3 का, समझे। लेकिन मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसका लेंगे? सिर्फ O का ही लेंगे और इनके ही मास का लेंगे। इनका मास हो जाएगा यहाँ पे 16 दूनी 32, इसका मास हो जाएगा 16 त्या 48, ठीक है। 16 तो कट जाएगा, 2:3, ठीक है। नेक्स्ट लॉ कौन सा है? गै-लुसैक का लॉ है किस पर? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वो जो बात करेगा किसके आधार पे बात करेगा? वॉल्यूम के आधार पे बात करेगा, ठीक है। तो इसको लिखो जल्दी से, फिर बात करते हैं उस पर। बात समझ में आ रही है? घर में पढ़ रही हो? क्वेश्चंस बना रही हो कुछ? क्यों नहीं बना रही हो? जब पढ़ती हो तो मेहनत करना सीखो।
माँ बाप को सिर्फ खुशी होती है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होता है, समझे। तुम लोग अगर सोचते हो तुम्हारे डॉक्टर बनने से तुम्हारे माँ बाप को कोई फायदा होगा, तो नहीं होगा। तुम दोस्तों अपना बिजी रहोगे, माँ बाप को देखने का टाइम नहीं मिलेगा, मरीज के साथ बिजी रहोगे, लेकिन माँ बाप को सिर्फ खुशी होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, समझे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और ये थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग करो, थिंक करो तो क्या है, कैन यू गिव अनदर एग्जांपल बिसाइड वाटर और हाइड्रोजन। ऐसे हम लोग दे चुके 2-3 एग्जांपल, ठीक है। वेयर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाइज, कौन कौन सा एग्जांपल हम लोग दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और हम लोग क्या लिए, सल्फर डाइऑक्साइड का, और क्या लिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिए, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल भी क्या है, उसी का है, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल किसका है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित, क्या है, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। किसने दिया था इसे, नहीं बताएं, क्यों, इनका तस्वीर नहीं था, इनका नाम क्या था, देखो तो, बुक है किन्हीं के पास, नहीं है तो लास्ट में मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, उसमें है। इनको दिया था बहु अनुपात को, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन जिसने क्या किया था, एटम का पहला थ्योरी दिया था, पहला तो जे थॉमसन दिया था, उसके बाद दिया था, ठीक है। डाल्टन का है, ठीक है, कब, 1803 में। अब यहाँ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, गेलेसक का गेलुसेक का क्या है, गैसीय आयतनों का नियम, गे ही लिखा हुआ है शायद हिंदी, इसमें क्या बोलता है, एनसीईआरटी में शायद यह लगा हुआ है, समझे। एनसीईआरटी में नहीं है, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ग में सिर्फ गए है, हाँ ठीक है, ये नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, गए, ठीक है। गैलेसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे बात किया, लेकिन वॉल्यूम के आधार पर हम लोग वॉल्यूम पर एक बात सीख चुके हैं, क्या, एसटीपी वाला बात, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद कंक्लूजन में एसटीपी आता है, ठीक है। एसटीपी में जो मोलर वॉल्यूम आता है कंक्लूजन में आता है वो, ठीक है। इसको लिखो तुम लोग, फिर बता रहे हैं, पहले लिख लो, क्योंकि एक लाइन से बताएंगे फिर एग्जाम्पल में चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में और इसमें लिखने के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है ना, तुम लोग थोड़ा ये हो जाता है। नहीं उतारी, वो तो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल तो हम लोग पहले भी लिख लिए हैं, और भी जो एग्जाम्पल था, CO, CO2, NO, NO2 और SO2 और SO3, ये सारा एग्जाम्पल किसका था, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ठीक है। तुम लोग के मुंह में मतलब कि जबान पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं वो तुम लोग के जबान पे होना चाहिए, ठीक है, कि 5 नियम है। कॉन्सेंट्रेशन का कितना टर्म्स पढ़ लिए हम लोग, 5, ठीक है। उसमें 2 नहीं पढ़े हैं, वो 12th में पढ़ेंगे, एक पढ़ सकते थे लेकिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि है ही नहीं 11th में, तो क्यों पढ़ें अभी, 12th में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। इनका नाम क्या है, जोसेफ लुइस गै लेसक, ठीक है। इंग्लिश नेम है, वो लोग किस तरह से प्रोनाउंस करता है वो लोग ही जानता होगा, हिंदी में तो लुसैक लिखा हुआ है। मोबाइल को यहाँ पे आने से पहले ऑफ कर दिया करो, समझे, ऑफ कर दिया करो, इतना तो कम से कम सोचो कि हम पढ़ने आए हैं, ठीक है। लिख लिए तुम लोग, हम लोग इस नियम का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। ये इसी के कंक्लूजन के बेस पे आया है, इसी लॉ का कंक्लूजन के बेस पे आया है मोलर वॉल्यूम, इसका और एवोगाद्रो का मिलाकर,
ये जो आखिर में दो लॉ पढ़ेंगे इन दोनों का मिलाकर आया है मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट जो है एक दूसरे से क्या होते रहता है, इन्फ्लुएंस होते रहता है, एक दूसरे का थ्योरी से समझते रहता है, उसको नया चीज़ समझ में आता है। स्टडी करोगे तो नया नया चीज़ समझ में आएगा, नया नया चीज़ दिखेगा तुमको। ये पंखा अभी सिर्फ घूमता हुआ दिख रहा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ दिखेगा तुमको जब तुम पढ़ोगे, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिखेगा, कॉइल का चुंबकीयता दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा, इंडक्टेंस दिखेगा। एक पंखा में ये सब सारा चीज़ दिखेगा जब तुम पढ़ोगे, ठीक है। चलो लिख लिया तुम लोग लिख लेते हो क्या? तुम लोग बहुत जल्दी लिख लिए हो। बहुत अच्छा, लिख लियो तो थोड़ा समझने का कोशिश करो, क्या बता रहा बताओ तो। बशर्ते, बशर्ते नहीं जानते हो, मैंने इस शर्त के आधार पर, समझे समझे। ये बशर्ते वर्ड एक्चुअली लिखा हुआ है इसमें, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ये उर्दू वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, क्या कह रहा है, ध्यान दो। व्हेन गैसेस कॉम्बाइन, क्या कॉम्बाइन हो रहा है, गैस, ठीक है, आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, क्या, जैसे दो गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, कंपाउंड होके क्या बन रहा है, कंबाइन होकर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब पैदा होना, ठीक है, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कह रहा है, सभी गैसेस जब क्या रहेगा, समान तापमान और दाब पर रहेगा, प्रेशर भी समान है और तापमान भी क्या है, समान है, ठीक है। वो जब कोई क्या करेगा, कंबाइन होगा किसी तरह से या फिर प्रोड्यूस होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, किसी रेशियो में रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा। किस में रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा, किसके आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, बाय वॉल्यूम। अब तक जो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, पहला वाला में किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, दूसरा वाला में भी द्रव्यमान के आधार पर, तीसरा वाला में भी द्रव्यमान के आधार पर। इसमें जो रेशियो होगा, गैसेस जो कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, उसका किसके आधार पर होगा, वॉल्यूम के आधार पर रेशियो होगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसेस क्या होती है, संयुक्त होती है या बनती है, तो उनके आयतन जो क्या होता है, संयुक्त होता है अपने रिएक्शन में, जैसे कि क्या है, क्या क्या मिल रहा है, H2 प्लस O2, क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मिलके जब ये बनेगा, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सरल अनुपात में होगा, ठीक है। हमेशा एक सरल अनुपात होगा, ठीक है, सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसेस क्या हो, समान ताप और दाब पर हो, समान ताप और दाब पर हो। समझ में आई बात। जैसे कि मान लेते हैं तापमान क्या है, समान है और दाब भी समान है, समझे। मान लेते हैं कि STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तापमान है 1 ATM, ठीक है। तो 1 ATM पर अगर ये क्या रहेगा, कितना रहेगा, इसको बनने के लिए कितना चाहिए, इसको हमको चाहिए 44.8 लीटर, ये चाहिए 22.4 लीटर, बनेगा कितना, कितना बनेगा बताओ, 44.8 लीटर बनेगा। समझ में आई बात, बात समझ में आया। हम लोग मोलर वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल देते, ठीक है, सिंपली समझो। ये रहेगा 2 लीटर, ठीक है, 1 लीटर रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो कितना लीटर H2O बनेगा, 2 लीटर। समझ में आई बात। ये इसी को हम लोग गुना कर दिया 22.4, जो कि हम लोग का मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है।
ये मोलम वॉल्यूम के आधार पे किए हैं। यहाँ से पता चलेगा ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ठीक है। यहाँ लीटर के आधार पे देखो तो ये 2 लीटर और ये 1 लीटर। तो बोल रहा है कि ये हमेशा क्या रहेगा, सरल अनुपात में रहेगा। इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 2:1। क्या रहेगा, 2:1। H2O बनने के लिए जो H2 और O2 का जो कंबाइन होगा, संयुक्त होगा, ठीक है, तो उसका अनुपात क्या होगा, 2:1। वॉल्यूम का आयतन क्या रहेगा, 2:1। जैसे यहाँ देखो H2 और O2 का ही दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। H2 अगर एक वॉल्यूम है तो तुम लोग लीटर मान सकते हो, ठीक है। 1 लीटर है, 1 लीटर और H2 है। 1 लीटर क्या है, O2 है, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2 लीटर H2O बनेगा, समझे। तो यही बात कर रहा है कि ये हमेशा क्या रहेगा, सरल अनुपात में रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, यही फिगर दिया हुआ है। तो 2 लीटर मान लेते क्या है, हाइड्रोजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन है, तो बनेगा 2 लीटर H2O, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, सरल अनुपात यानी 2:1 में रहेगा। ये तो एग्जाम्पल से समझने वाली बात था, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि तापमान और दाब अगर समान है तो किसी फिक्स डब्बे में जो हाइड्रोजन का जितना नंबर होगा उतना ही क्या रहेगा, ऑक्सीजन का भी नंबर रहेगा। जैसे यहाँ सिंपली दिखाया हुआ कितना, 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। जब तापमान और दाब दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तब जो है किसी भी फिक्स वॉल्यूम में बराबर क्या रहेगा, एटम रहेगा गैस का, समझे। हमेशा बराबर एटम रहेगा गैस का। ये जब गैसेस लॉ पढ़ेंगे तब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी हम लोग बस ये क्या कहते हैं, ये लॉ उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर उसने ऑब्जर्वेशन निकाला और इसका क्या रिजल्ट निकाला कि कभी क्या होगा, ये हमेशा सरल अनुपात में होगा। लिखने के लिए तुम लोग ये लिख सकते हो। उससे पहले वाला क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, ये क्या बताए, ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था। अगर 2 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2 लीटर H2O बनेगा, यही बताए। यही इसका फिगर बना हुआ है, यही चीज़ उसका फिगर बना हुआ है। 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, 2 लीटर H2O बनेगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट चलो इसको लिख लो एग्जाम्पल में। अब वो उसी का वो छोटा करके लिखा है, क्या है, 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, तो 100 ml क्या बनेगा, जलवाष्प बनेगा। अब आयतन का अनुपात देखो क्या है, 2:1:2। ये हमेशा क्या है, सरल अनुपात में है, ठीक है। ये हमेशा क्या है, सरल अनुपात में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, उस वक्त हम 2 लीटर लिए, 1 लीटर लिए, 2 लीटर बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 ml, 50 ml और क्या हुआ, 100 ml हुआ, ठीक है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछ देगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि बताओ 200 ml क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, क्या 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड में एक एलिमेंट है, ये है तुम्हारा किसके फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड रहता है, ठीक है, सॉलिड वो रहने दो। कितना ml ऑक्सीजन लगेगा, कितना ml ऑक्सीजन लगेगा, समझे। बताओ कितना ml ऑक्सीजन लगेगा,
कितना ml ऑक्सीजन लगेगा बताओ। 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना ml ऑक्सीजन लगेगा? हाँ बताओ तुम लोग अभी। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दो, देखो ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात को ध्यान से देखो, ये अनुपात को और इसका स्टोइकोमेट्री को देखो। स्टोइकोमेट्री में जो नंबर है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो क्या मतलब है इसका? एक है। यहाँ कुछ नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक है। और यहाँ नंबर, ये नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे भी है 2 1 2, वही है ना? तो स्टोइकोमेट्री को फॉलो करेगा। तो जब भी बैलेंस इक्वेशन लिख लोगे तुमको दिख जाएगा कि कितना लिखेगा लगेगा। अब कार्बन, कार्बन तो सॉलिड होता है, ये गैस होता नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, क्या बनेगा? CO2। ठीक है, CO2 बनेगा। तो अब इन दोनों का रेशियो देखो, इसका और इसका कितना आ रहा है? ये भी 1 है और ये भी 1:1। तो 1:1 है, तो यानी कि बराबर आएगा, बराबर आएगा। तो 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कितना ml ऑक्सीजन लगेगा? 200 ml लगेगा। समझे? ये बात समझ में आया? यानी कि एक ऑक्सीजन क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 200 ml ऑक्सीजन चाहिए। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है उतना ऑक्सीजन चाहिए। तो 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 200 ml ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गया बात? ये लिखना है तुम लोग को, बराबर लगेगा। तो ये 200 ml है, तो ये भी क्या होगा? 200 ml होगा। दोनों क्या होगा? 200 ml होगा। तभी ना 1:1 आएगा, तभी तो 1:1 आएगा। इसमें तो एक कंपोनेंट सॉलिड था, दूसरा कंपोनेंट भी हो सकता है सॉलिड नहीं हो, सारा का सारा क्या हो? गैस हो। लेकिन अगर STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, या फिर कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर है, समझे, तो उसमें क्या होगा? यही कंडीशन लगेगा। समझ में आ रही बात? मेरा नाक पूरा इचिंग किए जा रहा है सर्दी के कारण। ठीक है, लास्ट बचा एवोगैड्रो का नियम, पढ़ के खत्म ही कर देते हैं, उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लिख लिए तुम लोग? इसमें बताओ वाई मस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो, टेम्परेचर और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट जो बोले क्यों होना चाहिए? बताओ। गेल-स्टोक में गैसीय आयतन के नियम में जो लागू करते समय तापमान और दाब स्थिर क्यों चाहिए हमको? बताओ, तापमान और दाब स्थिर क्यों चाहिए? बताओ, कोई आइडिया तुम लोग को? जब गर्म करते हैं तो गैस क्या होता है? गर्म करते हैं तो गैस क्या होता है? सोचो थोड़ा। जब गर्म करते हो तो गैस क्या होता है? फैलता है। समझे? जब ठंडा करते हैं गैस क्या होता है? सिकुड़ता है। ठीक है, जब गर्म करते हैं गैस क्या होता है? फैलता है। ठीक है, दूर दूर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाता है। समझे? तो अगर तापमान को अगर स्थिर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अलग अलग तापमान में होता हुआ तो आयतन भी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सेम आयतन नहीं होगा सबका। उसी तरह दाब भी, ज़्यादा दबाएंगे तो देख रहे हो तुम लोग सिलेंडर जो आ रहा है, दिख रहे हो तुम लोग, उसमें क्या है? क्या कहते हैं सिलेंडर को जो घर में आता है? LPG सिलेंडर कहते हैं। समझे क्या मतलब है उसका? हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में वो क्या है? गैस है। उसको लिक्विड कैसे बनाया गया है? प्रेशर करके, प्रेशराइज करके। समझे? बहुत ज़्यादा दाब देने के बाद वो क्या हो रहा है? गैस से क्या बन गया? वो लिक्विड। उसी तरह आता है CNG वाला गाड़ी देखे होगे, उसमें भी जो है उसका क्या फुल फॉर्म है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो भी क्या है? गैस है।
ठीक है, उसको भी क्या गया, कंप्रेस्ड किया गया, प्रेशराइज किया गया और क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया, बहुत ज़्यादा गैस बहुत कम जगह में आ गया है। समझ में आ रही बात? 1 मोल का कितना हो रहा है, 1 मोल कितना, 22 लीटर बनता है ना। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना मास हो रहा है, 32 ग्राम। 32 ग्राम गैस 22 लीटर जगह घेरेगा, समझे। तो उसी तरह क्या है, अगर दाब को भी अगर स्थिर नहीं रखेंगे, अलग अलग दाब में होगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ का 1 लीटर वॉल्यूम में और वहाँ के 1 लीटर वॉल्यूम में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पर कम होगा, तो इससे क्या होगा, इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, समझे। इसलिए इसमें क्या चाहिए हमको, तापमान भी स्थिर चाहिए और दाब भी स्थिर चाहिए, दोनों क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अवोगाद्रो लॉ आप हम कल ही करेंगे, ठीक है। इसको भी सेंड कर देना है तुम लोग को, तो ठीक है, इसको भी सेंड कर देंगे हम, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिर तब करेंगे। आज के लिए इतना ही।